नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम सबसे पहले बात करेंगे योगी की हुंकार कितनी असरदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के सीसामऊ में रोड शो करने आज कानपुर पहुंचे। मंत्री सुरेश खन्ना ने भगवा पगड़ी पहनकर योगी का स्वागत किया। महिला मोर्चा की 500 महिलाएं कमल साड़ी पहनकर रोड शो में शामिल हुई। रथ के आगे समर्थकों ने जमकर डांस भी किया। ये देखकर योगी भी मुस्कुरा उठे। योगी सबसे पहले कार से नरेंद्र मोहन सेतु स्वरूप नगर ईदगाह होते हुए बजरिया चौराहे पहुंचे। यहां से दोपहर 1:30 बजे रोड शो की शुरुआत हुई। योगी ने 50 मिनट में करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय की। बजरिया से रामबाग हर सहाय कॉलेज होते हुए निरंजन निवास, गोपाल टाकीज, सेंट्रल बैंक चौराहा, विजय टावर, लेनिन पार्क, ज्वाला देवी, आनंद बाग होते हुए संगीत टॉकीज पर दोपहर 2:20 पर रोड शो खत्म हुआ। योगी बोले, बटोगे तो कटोगे। रोड शो के समापन पर योगी ने कहा कि सीसामऊ विधानसभा की जनता ने जो उत्साह दिखाया है उसके लिए मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये ध्यान रखना, 20 नवंबर को वोट देने जाना तो 2 बातें भूलना मत, जय श्री राम और कमल का फूल। आपको बता दें कि योगी के रोड शो में करीब 8000 लोग शामिल हुए। हाल इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो, आपको बता दें ये रोड शो अब गाजियाबाद में मुख्यमंत्री कर रहे हैं। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते नजर। उसी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि रोड शो में, गाजियाबाद के रोड शो में मुख्यमंत्री की भारी भीड़ उमड़ी है। बीजेपी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में इस रोड शो में शामिल हुए हैं और लोगों का भारी हुजूम रोड शो में शामिल हुआ है। कानपुर के रोड शो में चिर परिचित अंदाज में मंत्री ने विरोधियों को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। जब वोट डालने जाना तो इन 2 बातों को जरूर याद रखना। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर वोटों की अपील करते हुए लोगों से अपने नारे को एक बार फिर से दोहराया। आपको बता दें कि कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री रोड शो करते नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री आज कानपुर में रोड शो करने पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम मुख्यमंत्री के साथ चल रहा था। मुख्यमंत्री को देखने के लिए और उनके रोड शो में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग कानपुर पहुंचे थे। तो रथ के आगे समर्थकों ने डांस करते समर्थक नजर आए। इस दौरान बीजेपी की 500 महिला नेत्रियां भी कमल साड़ी पहनकर रोड शो में आगे चलती नजर आई। इस दौरान वो झूमती, नाचती और जश्न मनाती दिखाई दे रही थी। तो कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह को देखकर मुख्यमंत्री मुस्कुराते भी नजर आए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अब बात करेंगे, अब वक्त है सनातन बोर्ड का। दरअसल पूर्वी दिल्ली के 5वें पुस्ता पर सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है। यह धर्म संसद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज के नेतृत्व में हो रही है। इसमें सनातन बोर्ड की मांग की गई है। आपको बता दें कि पहली धर्म संसद देवकीनंदन ठाकुर महाराज के नेतृत्व में 25 फरवरी 2024 को दिल्ली और दूसरी धर्म संसद 23 जून 2024 को ऋषिकेश में आयोजित हुई थी। सनातन धर्म संसद के अवसर पर पांडाल में हजारों की संख्या में सनातनी मौजूद हैं। पूरा पांडाल जय श्री राम के नारों से, जयकारों से गूंज रहा था। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज, महामंडलेश्वर नवल किशोर महाराज, चक्रपाणी महाराज, अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य श्री लोकेश मुनि, इंद्रेश उपाध्याय व अन्य संत भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वक्फ बोर्ड के कंपैरिजन में अब सनातन बोर्ड की मांग की गई है। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, दिल्ली में आज धर्म संसद का आयोजन किया गया है। देवकी नंदन कथावाचक देवकी नंदन की अगुवाई में ये धर्म संसद का आयोजन किया गया है। क्या कुछ अहम रहा आज इस धर्म संसद में? तो सुशील से हमारा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो सनातन बोर्ड की मांग को लेकर धर्म संसद आयोजित की गई। कथावाचक देवकी नंदन की अगुवाई में यह धर्म संसद का आयोजन किया गया। हनुमान टेकरी आश्रम से रवाना हुए लोग बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से साधु संत महात्मा, कई महामंडलेश्वर इस धर्म संसद में पहुंचे। कई जैन मुनि भी इस धर्म संसद में पहुंचे और सनातन बोर्ड की मांग को लेकर, सनातन बोर्ड की गठन की मांग को लेकर आंदोलित नजर आए हैं। कई बैठकें, हालांकि सनातन बोर्ड की धर्म संसद की बैठकें हो चुकी हैं। देवकी नंदन की अगुवाई में, कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन की अगुवाई में आज ये सनातन बोर्ड की बैठक, ये धर्म संसद आयोजित की गई है। तो बड़ी संख्या में साधु संत इस धर्म संसद में शामिल हुए हैं। देश के कोने कोने से साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर इस धर्म संसद में शामिल हुए हैं। साध्वी ऋतंभरा, महंत रविंद्रपुरी और देश के कोने कोने से आए साधु संत इस धर्म संसद में शामिल हुए हैं और सबकी एक मत से यही मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है उसी तरीके से सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। हालांकि साधु संतों का एक वर्ग वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग कर रहा है। और सुशील चौधरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, दिल्ली में आज ठाकुर देवकी नंदन की अगुवाई में धर्म संसद का आयोजन किया गया है, क्या कुछ खास रहा आज? सुशील, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो बड़ी संख्या में साधु संत, कथावाचक और महामंडलेश्वर इस धर्म संसद में शामिल हुए हैं और क्रमशः सबकी एक ही मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन हो। सनातन बोर्ड के गठन को लेकर यह धर्म संसद का आयोजन किया गया है। इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर धर्म संसद का आयोजन किया गया है। कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन की अगुवाई में इस धर्म संसद का आयोजन किया गया है। और अब बात करेंगे राजनीति में तेज पत्ता तड़का। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच अब बयानबाजी तेज होती जा रही है। तमाम दल एक दूसरे पर जुबानी हमले भी कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कल, आपको बता दें, एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने यह बयान मुसलमानों को लेकर दिया। डिप्टी सीएम ने बिरयानी की मिसाल देते हुए अपना बयान मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुसलमानों की हालत बिरयानी की तेज पत्ते जैसी हो गई है। सभी पार्टियां इस्तेमाल करके निकाल कर फेंक देती हैं। बिरयानी आपके बिना बन नहीं सकती, लेकिन तेज पत्ते की तरह आपका इस्तेमाल करके आपको निकाल दिया जाता है। समाजवादी पार्टी से आप अलग हो जाओ तो सपा 3% की पार्टी हो जाएगी। सपा को प्रदेश और देश में कोई पूछने वाला नहीं होगा। सपा ने आपको तेज पत्ता समझ रखा है। ब्रजेश पाठक ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचो, देश प्रदेश के बारे में सोचो। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कदम आगे चलो, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, सपा ने अपने वोट से आपके वोट से सरकार बनाई, लेकिन आपको दिया कुछ नहीं। प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के साथ सभी जाति धर्मों का वोट मिल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रहे हैं। यहाँ की जनसभा को देख करके कुंदरकी में घूमने के बाद मैं कह रहा हूँ, आप 20 तारीख को देखेंगे एक तरफा मतदान आदरणीय रामवीर सिंह जी के समर्थन में होने वाला। के तेज पत्ते जैसी है, ये बातें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा कही गई।
और अब हम बात करेंगे मौत का मेडिकल कॉलेज। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए आग हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें कई ऐसे बच्चे हैं कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे अभी तक मिले नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही है। इन सारी बातों को लेकर डीएनए टेस्ट की अब मांग उठाई जा रही थी। अपर जिलाधिकारी वरुण पांडे ने आश्वासन दिया है कि अगर डीएनए टेस्ट आप लोग चाहते हैं तो डीएनए टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें झांसी हादसे में 10 नवजातों की 10 मासूमों की जान जा चुकी है। प्रशासन पर तमाम सवाल जरूर उठ रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए जिन्होंने अपने नवजातों को खोया था उनकी परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद, केंद्र सरकार की तरफ से भी 2 लाख की मदद दी गई है और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रात में ही लखनऊ से निकले और सुबह होते ही वो वहां पर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज का दृश्य था वो बहुत ही भयानक दृश्य था। कई बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल जल चुके थे। कई मासूमों की तो पहचान नहीं हो पाई है। तो झांसी में आग के तांडव ने 10 मासूमों की जिंदगी छीन ली है। अब तमाम सवाल उठ रहे हैं मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, लेकिन इन हादसों से आखिर सीखा क्या जाता है, सबक क्या लिया जाता है। तमाम खामियां भी हालांकि बताई जा रही हैं, लेकिन अब जांच का विषय है कि इस जांच में निकल कर क्या आता है। तो दर्दनाक हादसे में 10 नवजातों ने अपनी जान गंवाई है। जो कुछ नहीं है, देखिए प्रयास किया गया, तमाम बच्चों को बचाया गया। कुछ ऐसे बच्चे रह गए दुर्भाग्यवश जिनको नहीं बचा सके हम लोग, लेकिन शेष जिन बच्चों को बचाया गया वो स्वस्थ हैं और प्रयास पूरा किया गया है। जहाँ पे कमी हुई है हमारे डिप्टी सीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा है जांच कराया जाएगा, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। आप लोगों की डिमांड है डीएनए टेस्ट की, तो डीएनए टेस्ट के लिए टेस्टिंग करा लिया गया है। और कुलदीप अवस्थी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, 10 मासूमों ने इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवाई है। अब तक क्या कुछ अपडेट है इस हादसे में? जांच की जहां तक बात हो रही थी, अभी तक कोई भी जांच अपने अंजाम तक पहुंची है? अधिकारियों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आप सामने आई है? देखिए अभी जस्ट बात हुई है जिलाधिकारी झांसी से। उनका कहना यह था कि तमाम पड़ताल के बाद ये सामने आया है कि उस वार्ड के अंदर कुल 49 नवजात बच्चों का इलाज चल रहा था, जिसमें से 38 बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। उनका इलाज अलग अलग वेरियस पॉइंट पे मेडिकल कॉलेज झांसी, जिला चिकित्सालय और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। 10 में से 7 बच्चों के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। उस बात को देखते हुए उनका डीएनए टेस्ट का भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो प्रक्रिया 72 घंटे बाद शुरू होती है और अभी एक बच्चे को लेके असमंजस बना हुआ है। कुल मिलाकर 49 बच्चे थे, 38 इलाज उनका चल रहा है। 7 बच्चों को उनके परिजनों को उनके पार्थिव शरीर सौंप दिए गए हैं। 3 बच्चों का डीएनए टेस्ट लिया जाएगा और एक बच्चे को लेकर अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। अब तक की कुल ये जानकारी सामने आई है। अब बात आती है कि घटना का कारण क्या है। घटना का कारण स्पष्ट अभी सामने नहीं आ पाया है। फौरी तौर पे प्राथमिक दृष्टया ये सामने आया है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन के जिसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो ऑक्सीजन खुद जनरेट करता है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्पार्क हुआ और आग लगने की वजह से आग बढ़ती गई। वहां मौजूद 4 जो सिलेंडर थे जिनसे आग बुझाई जाती है, उनका प्रयोग किया गया, लेकिन आग काफी विकराल थी। लेकिन उन सिलेंडर्स का यूज करने की वजह से 38-39 बच्चों को सकुशल बाहर निकालने में काफी मदद मिली है। एक पहलू ये भी है। तीसरा पहलू ये आता है कि उस घटना स्थल पर किस तरह से एंटर किया गया, क्योंकि वहां पर केवल जाने के 2 रास्ते थे और उन दोनों रास्तों में से एक गेट अंदर से लॉक था, दूसरे वाले गेट से एंट्री थी। क्योंकि वो
क्रिटिकल केयर यूनिट थी और वहां पर ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चे पहले से ही किसी रोग से पीड़ित हैं, किसी बात से दिक्कत में है, तो उनका इलाज वहां चल रहा था। वहां पर नर्स और डॉक्टर्स के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है। वहां पर सिंगल गेट था और उस वक्त वो गेट जो था वो वहां पर धुएं की वजह से कोई भी एंटर नहीं कर पा रहा था। उस दरमियान मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक खिड़की को तोड़कर अंदर जाकर वहां से बच्चों को खिड़की के रास्ते बाहर निकाला। तो एक तरफ जहां इसमें थोड़ी सी लापरवाही दिखाई दे रही थी, अब ये सामने ये आ रहा है कि 38-39 बच्चों की जान बचाई भी गई है। जान उनकी बचाई भी गई है। 10 बच्चों की जान गई है, ये फैक्ट है, लेकिन 39 बच्चों की जान बचाई भी गई है। निश्चित रूप से कुलदीप, अब हादसे के कई पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कुलदीप इस अहम अपडेट, अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि परिजनों ने डीएनए टेस्ट की मांग उठाई है और अब देखना होगा कि डीएनए टेस्ट कब तक होता है। और अब हम बात करेंगे भीषण हादसा, 7 की मौत। बिजनौर जिले में देहरादून नैनीताल हाईवे पर शुक्रवार देर रात कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी है, जिससे नवविवाहित जोड़े समेत 7 लोगों की मौत हो गई। एसपी अभिषेक झा ने बताया कि देहरादून नैनीताल हाईवे पर धामपुर थाने के निकट शुक्रवार देर रात लगभग 2 बजे कार ने टेम्पो से आगे निकलने के चक्कर में उसे पीछे से तेज टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो काफी ऊंचा उछलकर बिजली के खंभे से टकरा गया। उन्होंने बताया कि कार की टक्कर लगने से टेम्पो में सवार 4 पुरुषों, 2 महिलाओं और 1 बच्ची समेत एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि टेम्पो ड्राइवर अजब सिंह ने इलाज के लिए जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर 7 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने बताया कि धामपुर के तिवड़ी गाँव के 25 साल के विशाल और 22 साल की खुशी झारखंड में अपनी शादी के बाद परिवार के साथ घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि मृतकों में नवविवाहित जोड़े के अलावा दूल्हे के 65 साल के पिता खुर्शीद के 45 साल के साड़ू मुमताज की 32 साल की पत्नी रूबी और 10 साल की बेटी बुशरा शामिल है। थाना क्षेत्र में अर्ली मॉर्निंग ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक क्रेटा गाड़ी और एक ऑटो का जो है के बीच में टक्कर हुई है। जो क्रेटा वाहन थी वो किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी और सडनली लेन चेंज किया और स्पीड में जो है ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में जो है 7 व्यक्ति थे जो थाना धामपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे। उनमें से 6 व्यक्तियों की उसी समय मृत्यु हो गई थी और जो ऑटो ड्राइवर है उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया है और सभी शवों का जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और परिजनों को जो है यथासंभव सहायता प्रदान की जा रही है। जो क्रेटा चालक हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और वाहन को अभिरक्षा में लिया गया है। क्रेटा चालक सर फरार हो गया है, पकड़ा गया? उसके भी चोट है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक की डेथ भी और भी हुई है किसी की? इसमें से एक व्यक्ति ऑटो चालक जो है उनको रेफर किया गया था, उनकी भी मृत्यु हुई। ठीक है सर, ठीक है। की मौत हुई है। जहीर अहमद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहीर, एक दुखद हादसे में एक ही परिवार के 7 लोग मौत के काल की गाल में समा गए। क्या है पूरा मामला, ये अहम अपडेट क्या है इसमें? बिल्कुल, देखिए मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां आज सुबह सवेरे एक कार की ने जो है जो ऑटो था उसको जोरदार टक्कर मार दी। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतक परिवार जो है खुर्शीद धामपुर थाना क्षेत्र के मझेड़े गांव का रहने वाले थे। वहां से वो 10 तारीख को अपने बेटे की शादी करने के लिए झारखंड गए थे और 13 तारीख को उसका वहां निकाह कराने के बाद वो लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रेन लेट हो गई, जिसके चलते वो देर रात एक टेम्पो पहले मुरादाबाद उतरे और मुरादाबाद से उतरने के बाद टेम्पो करके अपने धामपुर आ रहे थे। जैसे ही वो धामपुर फायर स्टेशन के पास पहुंचे तभी एक क्रेटा गाड़ी ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, दूल्हा दुल्हन सहित, और साथ ही जो ऑटो का चालक था उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। टोटल 7 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जहाँ ये लोग मरे हैं और पूरे गाँव में फिलहाल मातम पसरा हुआ है। जी जहीर, घायलों की हालत अभी कैसी है? बिल्कुल, देखिए
जो क्रेटा में 2 लोग सवार थे उनकी भी हालत भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ, क्योंकि हादसा बड़ा है, उन्हीं की लापरवाही से हादसा हुआ है, तेज स्पीड की ओवर ट्रेकिंग के चक्कर में ये हादसा हुआ है, तो पुलिस ने उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है और फिलहाल उनको अभिरक्षा में लेते हुए उनका इलाज कराया जा रहा है। निश्चित रूप से जहीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत हुई है। ये दुखद हादसा सामने आया है, देहरादून नैनीताल हाईवे पर यह घटना घटित हुई है। और अब हम बात करेंगे मऊ में खूनी संघर्ष, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का, मऊ में खूनी संघर्ष की खबर मऊ से है, जहां घोसी क्षेत्र के बड़ा गांव में शुक्रवार देर शाम आपस में 2 बाइक टकराने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हो गया। शाम करीब 6:30 बजे गांव निवासी सुक्खू राजभर एक महिला और बच्चे को बैठाकर बाइक से जा रहा था। रास्ते में मधुवन मोड़ के पास दूसरी बाइक से जा टकराया। घोसी निवासी शोएब ने उसे टक्कर मारी। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे को पीटने लगे और किसी ने चाकू से हमला कर दिया। दोनों लोग घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस ने दोनों घायलों को सीएससी पहुंचाया। इस दौरान एक पक्ष ने सीएससी पहुंचकर पथराव शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी पाकर अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री व एसडीएम अभिषेक गोस्वामी 4 थानों का पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे। इस दौरान नेशनल हाईवे 29 पर करीब 3 घंटे अफरा तफरी का माहौल रहा और जाम की स्थिति रही। पथराव में जहां सीओ सहित 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, वहीं हंगामा करने वालों ने पुलिस की 3 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त कर दी। आखिरकार पुलिस को हंगामा समाप्त कराकर यातायात सामान पुलिस ने कराया। यहाँ पे करके समझाया बुझाया भी है और लोग अब चले गए हैं। पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी रहेगी। पुलिस की पूरी टीम गश्त भी कर रही है। छोटी चोट आई है, वो सब फिलहाल हम लोग शांति व्यवस्था बनाने अभी फिलहाल प्राथमिकता ये है कि शांति व्यवस्था पूरी बनी रहे और उसी पर पूरा ध्यान फोकस है सभी का। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सिद्धार्थ मौर्य हमारे संवाददाता मऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, कल देर शाम ये घटना सामने आई जहां 2 पक्षों में विवाद की स्थिति बन गई। 2 बाइकों के टकराने के बाद स्थिति जो है तनावपूर्ण हो गई। अब वहां की क्या स्थिति है? दोनों पक्षों को के लोगों को हालांकि पुलिस समझाने बुझाने में बताया जा रहा है कि कामयाब हुई। क्या अपडेट है अब तक इस मामले में? बिल्कुल बता दें, जो मऊ जिले घोसी जो था, घोसी तहसील के अंदर जो बड़ा गांव था, वहाँ पे देर शाम को 2 पक्षों में आपस में टकराव हो गया। अगर बात करें तो वहाँ पे जो सुक्खू राजभर थे, वो मोटरसाइकिल से अपने बच्चे और अपने 7 परिवार के जा रहे थे। तो अभी एक शोएब नाम के जो लड़का था, उसकी कहीं गाड़ी टक्कर होने के बाद उसने जो सुक्खू राजभर पे चाकूबाजी कर दी। जहाँ चाकूबाजी की जैसे खबर मिली, उसके बाद दोनों पक्षों में काफी टकराव हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पथराव करने लगे। कुछ समय ऐसा हुआ कि जो दोनों पक्ष थे वो थाने में भी जाकर थाने में भी काफी पथराव किए, जिसमें अगर बात करें हम तो पुलिस की लगभग 3 गाड़ियां जो है क्षतिग्रस्त हुई हैं। वही अगर बात करें हम तो वहाँ जो मऊ के जो प्रशासन है, लगभग 4 सीओ जो थे मौके पर, अन्य जो 12 थाने थे सभी लोग पहुंचे। लगभग बात करें कि कई थाने के जो फोर्स बुलाकर मामला को किसी तरह शांत कराया गया, लेकिन शांत होने के बाद लगभग 3 घंटे तक भी जो NH-29 था वो जाम था। लेकिन जब मामला पूरी तरह से जब प्रशासन जब पूरी तरह से मामले को संज्ञान में ली, जो चाकूबाजी में जो घटना घटी थी, जब वहाँ पे जब देखा गया जो सुक्खू राजभर के जो साथ हैं वो देखे कि नहीं हमारे जो परिवार के लोग ठीक ठाक हैं, तो उसके बाद जो NH-29 को जाम जो वहाँ का था वो किसी तरह वहाँ खाली कराया गया। लेकिन बात करें जो चाकूबाजी जो हुई थी वो लगभग इसको लेकर 3 घंटे तक NH-29
सड़क जो जाम किए गए थे। निश्चित रूप से सिद्धार्थ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, दो बाइक चालकों के टकराने के दो बाइकों के टकराने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। फिलहाल अब स्थिति सामान्य है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।